हेलो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपका एग्ज़ाम में एक-एक प्रश्न लड़ाने की गारंटी हमारी है, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, काफ़ी डिस्कशन के साथ इस चैनल पर प्रत्येक प्रश्न को बताया जाता है। तो पहला प्रश्न ले लीजिए, आपके सामने में लगा हुआ है कि प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? भैया लॉर्ड मैकाले का संबंध जो है वो अंग्रेजी शिक्षा से है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब भी बात मैं आपको बताता हूँ, सती प्रथा की समाप्ति अगर पूछा जाए कि सती प्रथा की जो समाप्ति पूछेगा कौन किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। और ये किसकी सहायता से किया था? तो आपको बताना है लॉर्ड विलियम बेंटिक, अंग्रेज लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से किया था। फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब किया था, तो ये 1829 में किया था। कब किया था? 1829 में किया था। अच्छा, अस्थाई बंदोबस्त दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त कब लगा था? तो ये 1793 में लगा था। कहाँ-कहाँ लगा था? तो ये कहाँ-कहाँ लगा था? ये लगा था बिहार में, बंगाल में, बिहार, बंगाल और वाराणसी, इस सब क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त लगा था। और अस्थाई बंदोबस्त का जनक पूछेगा कौन है, तो अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस इनका क्या है? जनक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है भैया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग, काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपके सामने में है। अगला अगला है कि निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? तो किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र, यानी कि यह एक पत्रिका है। सबसे पहले जानिए कि इंडियन ओपिनियन क्या है, तो यह एक पत्रिका है। पूछेगा ये पत्रिका किसका है, तो ये एमजी यानी महात्मा गांधी का है। और महात्मा गांधी का टोटल 4 पत्रिका आपको याद रखना है। एक पहला इंडियन ओपिनियन, और नवजीवन, नवजीवन, फिर उसके बाद में हरिजन, नवजीवन, हरिजन, 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 ये सब पत्रिका किसका है? तो ये सब पत्रिका जो है महात्मा गांधी का है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैं क्या आंसर हो जाएगा कि नवजीवन किसका है? तो नवजीवन भी इसी का है। हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये सब महात्मा गांधी का है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? तो अंग्रेजी में भी छपा था, गुजराती में भी छपा था, उर्दू में भी छपा था, तो तमिल भाषा में नहीं छपा था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गुप्त संवत को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत जो चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रमादित्य के नाम से पूछेगा, हम लोग किसको जानते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग कहते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने इसी के काल में दोस्तों कौन आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके काल में कौन आया था? तो इसके कारोबार में चीनी यात्री फहियान भारत आया था। कौन आया था? चीनी यात्री फहियान भारत आया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जालियांवाला बाग में जो प्रदर्शन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था जालियांवाला बाग की घटना? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और लोग यहाँ पर किस लिए हुआ था? क्योंकि इसका जो पब्लिक का जो नेता था, 2 गो आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन्हीं के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। तो यही क्या था, और यहाँ पर एक घटना घट गया जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? जालियांवाला बाग में। और जालियांवाला बाग का लोकेशन पूछेगा कहाँ है? तो यह भैया कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में है। कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में है। और पंजाब के अमृतसर में दोस्तों एक मंदिर याद रख लीजिएगा। कौन मंदिर है? स्वर्ण मंदिर है। कौन मंदिर है? स्वर्ण मंदिर है। यह सिख धर्म का मंदिर है, आपको ये भी याद रखना है। और आपको याद रखना है कि जालियांवाला जो बाग हुआ था दोस्तों, इसमें गोली चलाने का आदेश पूछेगा कौन दिया था? तो जनरल डायर दिया था। कौन दिया था? अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने दिया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और इस घटना से महात्मा गांधी दुखी होकर के केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। किसका? केसर ए हिंद की उपाधि जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, इसको त्याग दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से किस शासन का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो वो जो है शाहजहां के शासन के काल को हम लोग संगमरमर का काल या स्थापत्य कला का साल, स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का भी स्वर्ण काल पूछेगा तो हम लोग क्या बता देंगे?
शाहजहाँ बता देंगे। अच्छा, शाहजहाँ का अगर बचपन का नाम पूछेगा क्या था, तो खुर्रम था। क्या था? खुर्रम था। और शाहजहाँ ने क्या बनाया था? ताजमहल बनवाया था। आपको ये बात याद रखना है। और लाल किला भी पूछेगा कौन बनाया था, तो यही शाहजहाँ ने बनाया था। और शाहजहाँ 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 की मृत्यु इनके बेटे औरंगजेब द्वारा कारागार में बंद कर देने के कारण हो गया था। और शाहजहाँ 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 के बारे में आपको क्या याद रखना है कि शाहजहाँ का ही बेटा कौन था दोस्तों? औरंगजेब। और इस औरंगजेब को हम लोग आलमगीर आलमगीर या गाजी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि किस मुगल बादशाह को आलमगीर या गाजी के नाम से जानते हैं, तो औरंगजेब को जानते हैं। और औरंगजेब की मृत्यु पूछेगा कब हुआ था, तो 1707 ईस्वी में उज्जैन के दाहोद में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्जैन के दाहोद में। इसको एक सूफी संत के बगल में दफना गया था। तो आपको ये भी बात याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन में देखिए जहांगीर है। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम था। क्या नाम था? सलीम था। लेकिन अकबर इसे प्यार से शेखू बाबा कहा करता था। क्या कहा करता था? शेखू बाबा कहा करता था। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही यानी अल्लाह का प्रिय कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा सूफी संत है जिसको महबूब ए इलाही यानी अल्लाह का प्रिय कहा जाता है? तो उस सूफी संत का क्या नाम है भैया? शेख निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम है? शेख निजामुद्दीन औलिया। और ये शेख निजामुद्दीन औलिया दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया पूछेगा किसका गुरु था, तो ये दो गो व्यक्ति का आपको नाम याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक जो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक MBT मोहम्मद बिन तुगलक। और आमिर खुसरो दोस्तों हम लोग खड़ी बोली का जनक, हिंदुस्तान का तोता या तूतिए ए हिंद, ये सब के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? आमिर खुसरो को जानते हैं। और ये आमिर खुसरो जो था टोटल 8 सुल्तान के कार्यकाल को देखा था। कितना? 8 सुल्तान के कार्यकाल को देखा था। नहीं 7 ये देखा था। निजामुद्दीन औलिया 8 सुल्तान के कार्यकाल को देखा था। आपको याद रखना है, इन्हीं का ये शिष्य था। और निजामुद्दीन औलिया का दरगाह अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है, तो दिल्ली में है। कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह भैया दिल्ली में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, महाराष्ट्र को किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से हम लोग गोपाल हरि देशमुख को जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पर लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले। इसको भारत का हीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का हीरा कहते हैं। तो क्वेश्चन फिर ये पूछ लेता है कि भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले को कौन कहा था? तो इसको कहा था बाल गंगाधर तिलक। कौन कहा था? BGT। अच्छा, लोकहितवादी इसको कहते हैं। तो लोकमान्य किसको कहते हैं दोस्तों? लोकमान्य हम लोग किसको कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। किसको कहते हैं? लोकमान्य। अच्छा, और भी आपको बताना है कि लोकमान्य हो गया। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आपको ये भी बात याद रखना है। और महागोविंद रानाडे ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के ये गुरु हुए। कौन? महागोविंद रानाडे। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात। क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। आप देख लीजिए, महात्मा गांधी का गुरु कौन हो गया? महात्मा गांधी का गुरु हो गया गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले का भी गुरु कौन हो गया? महागोविंद रानाडे, जिसको हम लोग MG रानाडे कहते हैं। इसी को हम लोग महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हर रोज़ आपका क्लास का वीडियो मेरा अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर। आप वहां से जाकर के वीडियो का PDF ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी किस देश में पाया गया है? तो अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर कहाँ पाया गया है? तो अफगानिस्तान में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? अफगानिस्तान में पाया गया है। अच्छा, अशोक का नाम दोस्तों अशोक का नाम अशोक कैसे पता चलता है? तो आपको बताना है वायु पुराण से दोस्तों अशोक का नाम हमको अशोक पता चलता है। और अशोक को हम लोग प्रियदर्शी
प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रियदर्शी हम लोग किसको कहते हैं, तो सम्राट अशोक को कहते हैं। और सम्राट अशोक दोस्तों एक गांव था जिसको कर मुक्त कर दिया था पूरी तरीक़ा से। आपको उस गांव का नाम बताना है लुम्बिनी। क्या बताना है, लुम्बिनी में दोस्तों, लुम्बिनी में इन्होंने यहाँ के किसान से कुछ भी कर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानता था और महात्मा बुद्ध का जन्म भी कहाँ हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। तो इसलिए यहाँ के लोगों से कर नहीं लिया था। आपको ये बात याद रखना है। और अशोक का दोस्तों सबसे फेमस युद्ध जो था वो कलिंग युद्ध था। कौन था, कलिंग युद्ध था। और कलिंग युद्ध का वर्णन पूछेगा अशोक के किस शिलालेख से हमको पता चलता है, किस अभिलेख से पता चलता है, तो 13वां अभिलेख से चलता है। किसका चलता है, 13वां अभिलेख से हमको कलिंग युद्ध का पता चलता है। और ये कब हुआ था, तो 261 BC में हुआ था। अब कलिंग पूछेगा कहाँ फेमस पड़ता है, कहाँ है, तो दोस्तों कलिंग जो है उड़ीसा में है। फिर पूछ लेता है कलिंग किसके लिए फेमस है, तो ये हाथी और व्यापार के लिए दोस्तों कलिंग फेमस है। आपको ये बात याद रखना है। और कलिंग का राजा नंदीवर्धन कौन हुआ करता था, नंदीवर्धन। इसी को हम लोग खारवेल के नाम से जानते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न 2022 में G20 प्रेसिडेंसी की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो 2022 में G20 प्रेसिडेंसी का मेजबानी कौन देश करेगा, तो वो कौन करेगा, तो दोस्तों भारत ने किया था। कौन किया था, भारत ने किया था। और इस G20 का लोगो क्या था, थीम क्या था, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो थीम था वासुदेव कुटुंबकम। क्या था, वासुदेव कुटुंबकम। आपको याद रखना है। सबसे अधिक बार पूछेगा कि G20 का बैठक किस देश में हुआ है, तो न्यूयॉर्क में हुआ है। कहाँ हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है। आपको ये बात याद रखना है। और पिछला बार जो हुआ है वो कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किसमें की गई, तो राष्ट्रीय मतलब कब किया गया, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना यहाँ पर कब हो जाएगा, कब हो जाएगा, इसका स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अगर प्रथम अध्यक्ष पूछेगा या कौन किया था, तो आपको क्या बताना है, जवाहरलाल नेहरू। क्या बताना है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपको ये बात याद रखना है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, योजना आयोग क्या है। भैया योजना आयोग जो है ये गैर परामर्शदात्री संस्था है। आपको ये भी बात याद रखना है। और एक सलाहकार संस्था है। कहने का मतलब दोस्तों अभी योजना आयोग का जब ज़रूरत है तो हम लोग चला रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत होगा तो इसको बंद भी किया जा सकता है। यह संवैधानिक नहीं है। अगर संवैधानिक रहता तो इसको कभी भी बंद नहीं किया जा सकता था। इसलिए आप लोगों ने देखा कि योजना आयोग के जगह पर दोस्तों योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। और अभी योजना आयोग के जगह पर कौन बन गया है, तो योजना आयोग के जगह पर दोस्तों नीति आयोग काम कर रहा है। और नीति आयोग कब से काम कर रहा है, तो 2014 से कर रहा है। क्योंकि 2014 में जब मोदी जी ने चुनाव जीता तो उन्होंने सबसे पहले भाषण दिया कि भाइयों बहनों, योजना आयोग एक पुरानी परंपरा है, हम इसके जगह पर नीति आयोग को ला रहे हैं। तो नीति आयोग का पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन होगा, तो जो शुरू किया होगा वही होगा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। कौन होगा, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। और योजना आयोग का, तो दोस्तों योजना आयोग उस समय कौन था, मतलब जब देश आज़ाद हुआ था तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था। और जब इसका अच्छा ये अध्यक्ष है, तो उपाध्यक्ष पूछेगा, नरेंद्र मोदी अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी कहा था कि मैं इस आयोग का सन अध्यक्ष रहूँगा, मैं भारत के प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष रहूँगा, जबकि अरविंद पंडगड़िया इसका उपाध्यक्ष होंगे। और क्या नाम बताया मैंने, उपाध्यक्ष अरविंद पंडगड़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के योजना आयोग के पहले उपसभापति कौन थे, तो भारत के योजना आयोग के उपसभापति पूछ रहा है तो कृष्णमचारी, तो श्री वी.टी. कृष्णमचारी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था। आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था, तो दोस्तों 1789 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया ये किला था। कौन था, सॉरी दोस्तों 1789 एग्जैक्ट डेट इसका ख्याल नहीं आ रहा है, तो ये फोर्ट विलियम का किला था। कौन था, फोर्ट विलियम का किला। और ये कहाँ बनाया गया था, दोस्तों ये कलकत्ता में बनाया गया था फोर्ट विलियम द्वारा। कहाँ बनाया गया था, कलकत्ता में बनाया गया था। और इसी किला को क्या कर रहा था, ये घेराबंदी कर रहा था। तो जिसके कारण कौन सा युद्ध जन्म लिया था, बक्सर का प्लासी का युद्ध हुआ था। आपको पता है प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेज और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आधार आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके पैन कार्ड के तत्काल आवंटन के लिए किसने सुविधा शुरू की है, तो वो कौन सुविधा शुरू की है, निर्मला सीतारमण। कौन की है, निर्मला सीतारमण। ये वित्त मंत्री है। अभी पूछेगा कि भारत का वित्त मंत्री पूछेगा कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। आपको याद रखना है। और इन्होंने हाल में ही में इस बार क्या किया है, बजट को पेश किया है। आपको बात याद रखना है। बजट कौन पेश करता है, तो वित्त मंत्री करती है। और
वित्त मंत्री के बारे में आपको याद रखना है। तो और नितिन गडकरी यहाँ नाम दिया है, तो भारतीय सड़क मंत्री है। क्या है? भारतीय सड़क परिवहन मंत्री पूछेगा कौन है, तो नितिन गडकरी है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, हाल ही में JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इस सीमेंट का JSW सीमेंट जो है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है सौरभ गांगुली को और ऋषभ पंत को बनाया गया है। और बात करें ये दोनों क्रिकेटर खिलाड़ी है, ये दोनों क्रिकेटर खिलाड़ी है। और ऋषभ पंत तो अभी भी खेल रहा है, लेकिन सौरभ गांगुली पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं जो कप्तान भी रह चुके हैं। और सौरभ गांगुली को हम लोग दादा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा किस क्रिकेटर को हम लोग दादा की उपाधि से जानते हैं, तो सौरभ गांगुली को हम लोग जानते हैं। और यहाँ सुनील छेत्री एक नाम दिया हुआ है, तो ये फुटबॉल का खिलाड़ी है। आपको याद रखना है सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, हाल ही में गूगल ड्यू ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो गूगल ड्यू ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बहुत फेमस व्यक्ति विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को बनाया है, यानी विरुष्का को बनाया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गूगल ड्यू ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को बनाया है। अच्छा, विराट कोहली को दोस्तों हम लोग रन मशीन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि रन मशीन के नाम से किस खिलाड़ी को जानते हैं, तो विराट कोहली को जानते हैं। और विराट कोहली दोस्तों, विराट कोहली के बारे में आपको याद रखना है एक पॉइंट, और इसका बचपन का नाम दोस्तों क्या था? तो चीकू था। क्या नाम था? चीकू था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों भारत में चीनी मिलों की संख्या पूछ रहा है कि सबसे अधिक है, और यह कहाँ है? तो दोस्तों भारत में जो चीनी मिल है, इसकी संख्या सबसे अधिक कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और चीनी दोस्तों किससे बनता है? तो गन्ना से बनता है। गन्ना से बनता है। दोस्तों एक प्रश्न DLED में पूछा गया है, गन्ना का एकमात्र ऐसा फसल है जिसको उपजाने में पूरा 1 साल लगता है। क्वेश्चन पूछेगा, 4 गो ऑप्शन में रहेगा, गन्ना भी रहेगा, कहेगा कि ऐसा कौन सा फसल है जिसको उत्पादन करने में पूरा 1 साल लगता है, तो गन्ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संसद के सदस्य की अयोग्यता के बारे में विवाद का फैसला करने के लिए अधिकृत है, वो कौन है? वो राष्ट्रपति होता है। जब संसद में कोई विवाद हो जाए तो इनका निपटारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और राष्ट्रपति का संबंध दोस्तों किस आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 52, यानी कि अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है? तो ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला अभी लोकसभा अध्यक्ष है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, चुनाव आयुक्त, पहले चुनाव आयुक्त पूछे तो आपको क्या बताना है? सुकुमार सेन। अति इंपोर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा गया है। चुनाव आयुक्त पहला कौन था? सुकुमार सेन था। और चुनाव आयोग का संबंध किस आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 324 बताता है चुनाव आयोग के बारे में। आपको ये बात याद रखना है। और ये चुनाव आयोग राज्य स्तर पे भी होता है और केंद्र स्तर पर भी होता है। और इसका काम क्या होता है? राजनीतिक चिन्हों को राजनीतिक दलों को चिन्ह प्राप्त करना, इलेक्शन करवाना, इसी चुनाव आयोग का काम होता है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, श्री VP नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो नरसिम्हा राव कितने प्रधानमंत्री हैं? तो 9वां प्रधानमंत्री हैं भारत के। और प्रधानमंत्री दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया। जब प्रधानमंत्री का जब काफिला चलता है तो आपने देखा होगा कि उसके पीछे पीछे एक व्यक्ति अटैची यानी सूटकेस लिए हुए चलता है। दोस्तों उसमें क्या होता है? सारा मिसाइल का कंट्रोल यहीं से होता है कि जब प्रधानमंत्री किसी भाषण में या कहीं पर व्यस्त हो, अगर हमारे देश पर हमला कर दिया जाए तो वहीं से उस मिसाइल को कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अच्छा, अभी वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है? नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी के बारे में आपको बताना है, ये भारत के कैमा प्रधानमंत्री है। फटाफट आप लोग कमेंट में छाप दीजिए ताकि आपको पता चले कि भारत में कैमा प्रधानमंत्री है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 14, 13, 10, 15। तो आप देख लीजिएगा, तो जो होगा आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल, अगला प्रश्न आपके सामने में है, 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये है मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? मेहरुनिसा। क्या नाम था? मेहरुनिसा। और इस मेहरुनिसा जो था, मेहरुनिसा यह एक विधवा थी। और इस विधवा को देख करके और जहांगीर क्या हो गया था? फिदा हो गया था और अपने पापा को बोला
अकबर को कि हमको इसी लड़की से शादी करना है, तो इनके पिता ने इनसे शादी करवा दिया इस मेहरुनिसा का। और जब पहली बार जब शादी हुआ तो उनका जब फेस देखा सुहागरात के टाइम में, तो एक डायलॉग बोला था कि संसार की रोशनी तो इस घूंघट में बंद है, तभी तो इस दुनिया में अंधेरा था। और मेहरुनिसा का नाम बदल के दोस्तों क्या रख दिया था, इसका नाम बदल के, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा है, नूरजहाँ रख दिया। क्या रख दिया था? नूरजहाँ रख दिया। नूरजहाँ, और नूरजहाँ, नूर का मतलब होता है रोशनी, जहाँ मतलब होता है संसार, यानी जो सारे जहाँ को रोशनी करता है उसी को क्या कहा जाता है? नूरजहाँ कहता है, तो कहा जाता है। तो आप याद रख लीजिएगा, नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहाँ था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, एतमाद दौला का मकबरा आगरा में किसके द्वारा बनाया गया था? तो एतमाद दौला का मकबरा आगरा में किसके द्वारा बनाया गया था? ये नूरजहाँ के द्वारा बनाया गया था। इसके बारे में तो अभी भी जस्ट बता दिए थे, ये किसकी पत्नी थी? तो यह जहांगीर की पत्नी थी। आपको ये बात याद होगा। और अकबर के बारे में थोड़ा-सा आप याद रख लीजिए कि अकबर का बचपन का नाम जलालुद्दीन था। क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसी का नाम था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों मुमताज़ महल का वास्तविक नाम पूछ रहा है, तो मुमताज़ महल का वास्तविक नाम था आरज़ूमंद बानो बेगम। क्या नाम था? आरज़ूमंद बानो बेगम। और ये किसकी पत्नी थी? तो दोस्तों यह शाहजहाँ की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? शाहजहाँ की पत्नी थी। और इस मुमताज़ महल की मृत्यु दोस्तों, इस मुमताज़ महल की मृत्यु शाहजहाँ के 14वें पुत्र को जन्म देते हो गया था। आपको ये बात याद रखना है। और आरज़ूमंद बानो बेगम इसी के याद में, यानी कि अपनी पत्नी के याद में इन्होंने क्या बनवाया था? ताजमहल बनाया था। क्या बनाया था? ताजमहल बनवाया था। और ताजमहल को बनाने में दोस्तों कौन सा पत्थर का उपयोग किया गया है? तो आपको पता है संगमरमर का पत्थर का उपयोग किया गया है। फिर पूछ लेगा कि संगमरमर का पत्थर कहाँ से लाया गया था? दोस्तों यह पत्थर लाया गया था राजस्थान के मकराने की खान से लाया गया था। आपको ये सब बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, किस देश को फारस के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इराक, ईरान को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? फारस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सा देश स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर द्वारा अलग किया जाता है? तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की संधि द्वारा किसको अलग किया जाता है? तो मोरक्को और स्पेन को किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा थोड़ा सा यहाँ मैं और भी डिस्कशन साथ बता देता हूँ। भारत और पाकिस्तान को अलग करता है रेड क्लिप रेखा। कौन करता है? रेड क्लिप रेखा। जर्मनी और पोलैंड को पूछेगा कौन अलग करता है? तो जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है हिंडनबर्ग रेखा। कौन करता है? हिंडनबर्ग रेखा करता है। अच्छा फ्रांस और फ्रांस कहते हैं, हाँ फ्रांस नहीं, और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भारत और श्रीलंका को अलग करता है तो पंबन का चैनल। कौन करता है? पंबन का चैनल और मन्नार की खाड़ी। आपको याद रखना है। और भारत और अफगानिस्तान को अलग करता है डुरंड रेखा। कौन करता है? डुरंड रेखा करता है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा 10 डिग्री रेखा पूछेगा किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। तो अनुमान को अंडमान निकोबार को, हाँ अंडमान निकोबार को अलग करता है। आपको ये बात याद रखना है। और 37 डिग्री समांतर रेखा आप लोग बताइए किसको किसको अलग करता है? तो 37 डिग्री समांतर रेखा दोस्तों किसको किसको अलग करता है? तो यह उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सीलोन किस देश का पूर्ण नाम है? दोस्तों सीलोन जो है श्रीलंका का पूर्ण नाम है। अभी श्रीलंका का दोस्तों राजधानी चेंज हो गया है। पहले दोस्तों श्रीलंका का राजधानी कहाँ हुआ करता था? तो कोलंबो हुआ करता था। अब इसका राजधानी क्या हो गया है? अब इसका राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे हो गया है। क्या हो गया है? जयवर्धनेपुरे कोट्टे हो गया है। और इसी श्रीलंका का पुराना नाम क्या था भैया? सीलोन था। और श्रीलंका को दोस्तों बौद्ध ग्रंथ में पूछेगा क्या कहा गया है? तो बौद्ध ग्रंथ में दोस्तों जम्बू द्वीप कहा गया है। क्या कहा गया है? जम्बू द्वीप कहा गया है। अच्छा श्रीलंका के बारे में और भी याद रख लीजिएगा, यह दक्षिण एशिया का द्वीपीय देश है। दक्षिण एशिया का द्वीपीय देश पूछेगा कौन है? तो यही श्रीलंका है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है? दोस्तों मानव नेत्र का भाग कौन नहीं है? आइरिस भी है, ये भी है, रेटिना भी है, तो फीमर नहीं है। दरअसल दोस्तों फीमर जो है ये जांघ की हड्डी होती है। क्या है? जांघ की हड्डी होती है। और फीमर के बारे में मैंने आपको बताया, यह जांघ की हड्डी होती है। और ये मनुष्य के शरीर का सबसे लंबा हड्डी है। आपको ये बात याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जहाँ जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और रोज़ क्लास का PDF आपका अपलोड होता है टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर। आप वहाँ से वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।